हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखे गए उपन्यास भूले बिसरे चित्र का सारांश पढ़ने जा रहे हैं। इसकी विषय वस्तु, इसके पात्र परिचय आदि का विवरण जानने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो ये जो उपन्यास है वो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत ये उपन्यास दिया गया है। तो आज इसी के विषय वस्तु के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके प्रकाशन वर्ष की बात करते हैं। तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो सन 1959 ईस्वी है। अब इसके जो वर्ण विषय है, विषय वस्तु है, इसके ऊपर बात करें तो ये जो है मध्यवर्गीय 4 पीढ़ियों की गाथा जो है इस उपन्यास में कही गई है। ये एक नायक विहीन उपन्यास है। इस उपन्यास में हमें संयुक्त परिवार का विघटन, सामंतवाद की मध्यवर्गीय पूंजी द्वारा पराजय, भारतीय जीवन की संघर्षपूर्ण स्थिति का जो है हमें इसमें विवरण देखने को मिलता है। अब बात करने वाले हैं हम इसके प्रमुख पात्रों की कि इस उपन्यास में कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं। तो इस कहानी के अगर प्रमुख पात्रों में सबसे पहले बात की जाए तो वो है भीखू। कहार जाति का आदमी है, कचहरी में शिवपाल के साथ काम करता है, शिवपाल के घर का नौकर है। तो ये कहानी जो है शिवपाल के कथानक पे प्रारंभ होती है। शिवपाल के ही परिवार की कहानी है। तो भीखू जो है उनके घर का नौकर है। छिनकी भीखू की पत्नी है, शिवपाल के घर में काम करती है और शिवपाल के साथ उसके अवैध संबंध है। शिवपाल कचहरी में काम करता है, एक विधुर है और कहानी का मुख्य पात्र है। ज्वाला प्रसाद शिवपाल का बेटा है। राधेलाल शिवपाल का भाई है। जमुना ज्वाला प्रसाद की पत्नी है। मलका स्त्री पात्र है। संतो स्त्री पात्र है। गंगा प्रसाद ज्वाला प्रसाद का बेटा है और ये जो दोनों स्त्री पात्र हैं उनके साथ इसका जो है संबंध, इसके प्रति जो है इनका रुझान दिखाया गया है। लाला प्रभुदयाल महाजन है। तो लाला प्रभुदयाल जो है वो एक महाजन है, चालाक प्रवृत्ति का आदमी है। जयदई प्रभुदयाल की पत्नी है। लक्ष्मी प्रभुदयाल की बेटी है। ठाकुर बरजोर सिंह और ठाकुर गजराज सिंह। तो यहाँ पे 2 कथाएं जो है अलग अलग चलती है। एक तो कथा होती है शिवपाल के घर की कहानी और दूसरी कहानी जो होती है वो लाला प्रभुदयाल की कहानी है। और जो ये भीखू और छिनकी है वो गौण पात्र है कहानी में। अब इस कहानी में जो मुख्य बात ये है कि 4 कथानक, जो 4 पीढ़ियों की कथानक इसमें कही गई है, वो 4 पीढ़ियाँ जो है वो है शिवपाल, उनका बेटा होता है ज्वाला प्रसाद, उनका बेटा होता है गंगा प्रसाद और उनका बेटा होता है नवल। तो इन 4 पीढ़ियों की जो कथानक है वो भूले बिसरे चित्र उपन्यास के अंतर्गत जो है वो कही गई है। तो चलिए अब अगले पॉइंट्स पे हम आते हैं। तो अब इस उपन्यास के थोड़े महत्वपूर्ण बातों पे विचार करते हैं। तो ये एक महाकाव्य उपन्यास है। 440 पृष्ठों के इस उपन्यास का यह संक्षिप्त संस्करण है। मूल आधिकारिक कथा के विकास को ध्यान में रखते हुए इसे संक्षिप्त किया गया है। अब इसमें जो हमें मिलता है संयुक्त परिवार का विघटन, मध्य वर्ग के उदय, सामंतवाद की पूंजी द्वारा पराजय, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का विकास। ये 4 आधार बिंदु है जिस पर इस उपन्यास का कथानक जो है वो खड़ा होता है। इन्हीं चारों की पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से उपन्यास की संपूर्ण अंतर योजना जो है गठित होती है। कथा काल जो है इसमें सन 1880 से 1930 तक फैला हुआ है। इसे एक प्रकार का जो है वो पीरियड नॉवेल कहा जा सकता है। उपन्यास की भाषा में बोलचाल का वही सरल स्वर है जो हमें प्रेमचंद के उपन्यासों में मिलती है। इस उपन्यास में जिस अर्धशती के भूले बिसरे चित्रों को पुनः याद करके अंकित किया गया है वे अपनी रोचकता जो है वो से आकर्षित करते हैं।
तो ये कहानी जो है एक प्रेरक भी है और ज्ञानवर्धक भी कहानी है। तो अब इसमें जो है हमें 1885 से लेकर 1930 तक की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर लिखा गया उपन्यास है। इसमें हमें राजनीतिक उथल पुथल, आर्थिक गतिविधियों का यथार्थपरक लेखा जोखा, 4 पीढ़ियों की कथाएं ली गई है। पहली पीढ़ी सामंतवाद के टूटने से संबंध रखती है, दूसरी पीढ़ी जो है वो मध्य वर्ग के उदय से, तीसरी पीढ़ी में व्यक्ति बनाम समाज का द्वंद्व उपजता है, चौथी पीढ़ी कांग्रेस की राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति समर्पित है। तो ये जो है वो चारों पॉइंट्स जो है यहाँ से ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यहाँ से लेके कि पहली पीढ़ी से क्या संबंधित है, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी। हो सकता है परीक्षा में इनके ऊपर प्रश्न आ सकता है। तो चलिए अब हम मूल कथा, इसके सारांश के ऊपर जो है चर्चा करते हैं। इस उपन्यास की जो कथा वस्तु है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो इस उपन्यास को जो है 1961 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इसमें जो है विभिन्न परिस्थितियों को दिखाया गया है। जो मध्यवर्गीय परिवार में जो परिस्थितियां होती हैं वो दिखाए गए हैं। तो इसमें एक ही परिवार की जो है 4 पीढ़ियों की कथा जो है इस उपन्यास में कही गई है। तो अब कहानी जो हम शुरू करते हैं। भीखू की पत्नी छिनकी शिवपाल के घर में नौकरानी का काम करती है, लेकिन अपनी ईमानदारी, स्वामी भक्ति और शिवपाल के साथ अपनी अवैध संबंधों के कारण जो है परिवार का हिस्सा हो गई है। यही कारण है कि शिवपाल मरते समय उसे बेटे ज्वाला की दूसरी मां तक कह देते हैं। भीखू भी इसी परिवार का घरेलू नौकर बनकर अपनी जिंदगी जो है वो गुजार देता है। दूसरी कथा जो है प्रभुदयाल, उनकी पत्नी जयदई और बेटे लक्ष्मी की है। प्रभुदयाल महाजन है और अपनी चालाकी तथा तिकड़म के बल पर लंबी चौड़ी जमींदारी का मालिक बन बैठा है, लेकिन यही होशियारी और झूठी इज्जत जमींदारी के वास्तविक मालिक गजराज सिंह और बरजोर सिंह की हत्या का कारण बनती है। तो खुद प्रभुदयाल भी बरजोर सिंह द्वारा जो है मारा जाता है। प्रभुदयाल का बेटा भी अपने इन्हीं गुणों के चलते एक बड़ा पूंजीपति बन बैठता है। इसी तरह ग्रामीण महाजनी सभ्यता धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर बढ़ती दिखाई देती है। जाहिर है कि इस कथा के माध्यम से जो है सामंतवाद के पराभाव और पूंजीवाद के उदय के कारणों को जो है दिखाया गया है। तो अब जो दूसरी कथा है वो है मुंशी शिवपाल की और उनके परिवार के 3 पीढ़ियों के सदस्य भारतीय इतिहास, राजनीति एवं समाज में हो रहे परिवर्तनों का न केवल अनुभव करते हैं बल्कि उनमें सक्रिय सहयोग भी देते हैं। शिवपाल एक सामान्य अर्जुनविस है, लेकिन अंग्रेज कलेक्टर के साथ चाटुकरता और चालाकी से अपने अंग्रेजी पढ़े लिखे बेरोजगार बेटे ज्वाला प्रसाद को नायक तहसीलदार बनवा देते हैं। तो जो शिवपाल होते हैं उनके बेटे का नाम होता है ज्वाला प्रसाद, जो बेरोजगार होता है उसको वो तहसीलदार की नौकरी लगवा देते हैं। यह मध्य वर्ग के उत्थान की पहली प्रक्रिया है, जिसका स्वाभाविक असर संयुक्त परिवार पर पड़ता है। शिवपाल विधुर है, इसलिए अपने भाई राधेलाल के परिवार के साथ संयुक्त रूप से रहते हैं। उनके परिवार की मालकिन जो है वो राधेलाल की पत्नी है। राधेलाल बेहद काइया आदमी है और उनके बेटे एक से एक आवारा हैं। संयुक्त परिवार में अगर कोई एक आदमी सरकारी ओहदा पा जाता है तो अन्य सदस्य प्रायः उसके सहारे ही अपनी उन्नति करना चाहते हैं। राधेलाल भी यही सोचकर ज्वाला प्रसाद की नौकरी से उत्साहित हो उठता है। जब घर की नौकरानी छिनकी को यह खबर लगती है तो वह सबसे पहले ज्वाला की पत्नी जमुना को सरकारी अफसरी और अपनी गृहस्थी का महत्व समझाते हुए कहती है कि उसे संयुक्त परिवार का लोभ और चिंता छोड़कर जो है अपने पति के साथ जाना चाहिए। इस पर राधेलाल की पत्नी जो है वो विरोध करती है और खुद 15 दिन के लिए ज्वाला के यहाँ जाकर उसके रहने का बंदोबस्त कराने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन छिनकी शिवपाल के पास पहुंच जाती है और उसे संयुक्त परिवार की मुश्किलों से अवगत कराकर जमुना को ज्वाला के साथ भेजने का सुझाव दे देती है।
शिवपाल भी छिनकी के बुद्धि, चातुर्य और निष्ठा से प्रभावित हो जाते हैं और जमुना को ज्वाला प्रसाद के साथ भिजवाने की व्यवस्था कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है इस उपन्यास में पहली बार घर से दूर अन्यत्र नौकरी मिलने के प्रभावपूर्ण संयुक्त परिवार के टूटने तथा एकल परिवार बनने के कारणों और इसकी प्रतिक्रिया की ओर संकेत करते हैं। तो यहाँ जो है ज्वाला प्रसाद को जब नौकरी लग जाती है तो छिनकी जो होती है वो जमुना को उसके पति के पास भेज देती है। तो यहाँ जो उनके संयुक्त परिवार जो है वो टूट के अलग हो जाता है, इसका वर्णन इसमें मिलता है। देवी शंकर अवस्थी के शब्दों में बेटे के साथ बहू का जाना संयुक्त परिवार की पहली दरार है। फिर तो मुंशी शिवपाल के भाई राधेलाल की हर प्रकार की चेष्टाओं के बावजूद यह संयुक्त कौटुंबिकता टूटकर रहती है। यही समस्या आगे भी आ सकती थी। शायद इसी से बचने के लिए लेखक ने ज्वाला प्रसाद, गंगा प्रसाद एवं नवल तीनों को इकलौता ही दिखाया है। तो तीनों जो है एक बेटे हैं अपने परिवार के। जमुना के अपने पति ज्वाला के पास जाने के कुछ दिन बाद शिवपाल भी छिनकी को लेकर बेटे के यहाँ घाटमपुर रहने पहुँच जाते हैं। धीरे धीरे राधेलाल भी अपने बेटों के साथ वहीं आ जाते हैं। महत्वाकांक्षी राधेलाल के सभी बेटे बेरोजगार हैं, सो वह अक्सर भाई शिवपाल के साथ विभिन्न किस्म की तिकड़मी योजनाएं बनाकर ज्वाला प्रसाद को जमीन जायदाद इकट्ठी करने के लिए उकसाते रहते हैं। लेकिन ज्वाला प्रसाद पिता और चाचा के फरेब में आने से मना कर देता है। ज्वाला के इस विरोध से क्षुब्ध होकर शिवपाल जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। ज्वाला प्रसाद अपने भाइयों और चाचा की नित नई तिकड़मों और वारदातों से परेशान हैं। वह अक्सर उन्हें ईमानदारी से चलने की जो है सलाह देता है, पर वे ज्वाला का सहारा लेकर गलत ढंग से अपना उद्धार करने में लगे रहते हैं। तो तत्कालीन मध्य वर्ग के सामने सामंतवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद तीनों स्थितियां जो है वो मौजूद रहती है। वहाँ एक तरफ नैतिकता और ईमानदारी जैसे मूल्य दिखाई दे रहे थे, तो दूसरी ओर उनका पतन होते भी दिखाई देता है। ज्वाला प्रसाद जो है अपने चाचा से कहते हैं, मैंने जो कुछ आप लोगों से कहा है वह आप लोगों के हित में और अपने हित में कहा है। लड़कों से कहिए ईमानदार बने और मेहनत करें। उनकी ईमानदारी और मेहनत में मैं हर तरह की मदद करने को तैयार हूँ, पर मेरे साथ रहकर यह सब लोग आवारा, कामचोर, बेईमान और लुटेरे बन रहे हैं। आखिर इनकी जिंदगी सुधारना आपका कर्तव्य है। यह आप और अपने की द्वैत भावना भी संयुक्त परिवार के टूटने की वजह बन रही थी। घाटमपुर में ही ठाकुर बरजोर सिंह, ठाकुर गजराज सिंह एवं लाला प्रभुदयाल के संघर्ष के रूप में हमें सामंतवाद बनाम पूंजीवाद का घात प्रतिघात दिखाई देता है। प्रभुदयाल उक्त दोनों कुलाभिमानी और पुराने सामंती ठाठ बाट में गर्क ठाकुरों को नीचा दिखा देते हैं, लेकिन न्याय और कानून के नाम पर नौकरशाही यानी ज्वाला प्रसाद को अपने पक्ष में रखना नहीं भूलता। इस तरह पूंजीवाद और नौकरशाही के गठजोड़ से लेखक ने सामंतवाद की पराजय को चित्रित किया है। यहीं से अनैतिकता के खेल भी शुरू होते हैं। बरजोर सिंह द्वारा प्रभुदयाल की हत्या होने के बाद पूरी संपत्ति और जायदाद जो है उसकी पत्नी जयदेई के हाथ में आ जाती है, जिसे बनाए रखने के लिए वह भी नौकरशाही के संबंध गांठे रहती है, बल्कि ज्वाला प्रसाद के साथ जो है वो यौन संबंध स्थापित कर पूंजीवाद और नौकरशाही के गठजोड़ को एक नया मोड़ भी दे देती है। हालांकि इसी के बाद से वह ताउम्र के लिए ज्वाला प्रसाद के घर की सुभैषणी भी बन जाती है। यही कारण है कि जब ज्वाला प्रसाद का बेटा जो है गंगा प्रसाद कुछ बड़ा होता है तो वह अपनी उच्च शिक्षा का भार अपने ऊपर ले लेती है। जयदेई के पास रईसी ठाठ बाट में रहकर गंगा प्रसाद के व्यक्तित्व में जो है गजब का निखार आता है। वह अपनी योग्यता, ज्वाला प्रसाद की खुशामद और लक्ष्मीचंद की सिफारिश से डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। एक सामान्य अर्जिनविश मुंशी शिवपाल के परिवार की वह प्रगति उल्लेखनीय है। ऊपर से लक्ष्मीचंद जैसे पूंजीपति का साथ जो उसके परिवार को अनपेक्षित सम्मान और सुविधाएं दिलवाता है, इसलिए एक दबंग, रोबीले स्वभाव और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक गंगा प्रसाद को जो है सरकारी अफसर के रूप में जो है बेहद सफलता मिलती है।
पर यह सफलता और अतिरिक्त सुख सुविधाएं उसे भोग विलास की ओर भी ले जाती है। शराब और स्त्री दोनों उसकी कमजोरी बन जाती है। पहले तो वह अतिरिक्त काम वासना से पीड़ित संतो नाम की स्त्री को अपनी वासना का शिकार बनाता है और इसके बाद वैश्या मलका से उसका संबंध हो जाता है। मलका अपने पंकिल जीवन से निकलकर हमेशा के लिए गंगा प्रसाद की हो जाना चाहती है, पर यहाँ गंगा प्रसाद के मध्य वर्गीय जो संस्कार होते हैं वो आड़े आते हैं और वह अपने मित्र अलीर्जा से कहता है, अलीर्जा साहब, आपको मैं यह बतला दूं कि उसके रुपये से मुझे कोई मोह नहीं है, मैं तो उसकी मोहब्बत का कायल हूँ। मैं जानता हूँ कि अब वह कोठे पर नहीं बैठेगी, लेकिन आप ही समझिए कि मेरा खानदान है, मेरी इज्जत है। परंतु मदिरा और स्त्री के जाल में फंसकर गंगा प्रसाद बाहर नहीं निकल पाता। वह अपने पारिवारिक कर्तव्य से विमुख होने लगता है। प्रेमिका मलका तो खैर उससे छूट जाती है, पर वह मदिरा जो है वो नहीं छोड़ पाता, जिसके कारण उसे यक्ष्मा हो जाता है। इसी दौड़ में वह अंग्रेजों की रंगभेद नीति का शिकार बनता है, जिसका सदमा उसे बर्दाश्त नहीं होता। चारों ओर की असफलता असमय उसकी जान ले लेती है। हालांकि उसे इस बात का ठीक तरह भान है कि उसने गलती कब और कहाँ की थी, जिसे वह मरते समय अपने इकलौते पुत्र नवल के आगे स्वीकारता भी है। एक दिन मैंने अपनी नौकरी, गुलामी और व्यवस्था से विद्रोह किया था। मेरे अंदर वाला वह विद्रोह अवास्तविक था। ज्ञान चाचा जानते हैं इस बात को। मैंने यह तय कर लिया था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन अनायास ही मेरे भीतर आने वाली कायरता को एक छोटा सा सहारा मिल गया और मेरी कायरता मुझ पर चढ़ बैठी। मैंने अपना इस्तीफा फाड़ डाला और अपमान का जहर पी लिया था। मैं उसी समय टूट गया था जब मैंने इस्तीफा फाड़ डाला था। पिछले 8-10 साल में मैं केवल घसीटता रहा हूँ। तो यह तत्कालीन जो है मध्यवर्गीय मनस्थिति, उसके बाद के संकटों का चित्रण है। ज्वाला प्रसाद और गंगा प्रसाद इसी मध्य वर्ग और नौकरशाही के प्रतीक कहे जा सकते हैं। इन दोनों का आला अफसर बन जाना मध्य वर्ग का चरम भौतिक उत्थान है। लेकिन अचानक गंगा प्रसाद की मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा नवल लगभग उसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसके दादा ज्वाला प्रसाद ने अपने जीवन की शुरुआत की थी। असल में नवल पर गंगा प्रसाद की स्वीकारोक्ति और ज्ञान प्रकाश की प्रेरणा का इतना प्रभाव पड़ता है कि वह राय बहादुर कामतानाथ की बेटी के साथ शादी करने और उन्हीं के खर्चों पर इंग्लैंड जाकर ICS बनने के प्रलोभन ठुकरा देता है तथा पूरे आवेश के साथ सत्याग्रह आंदोलन में कूद पड़ता है, यहाँ तक कि उसे जेल भी हो जाती है। तो यह जो आंदोलन है आज़ादी का, शहरी मध्य वर्ग में जितनी तेजी से फैल रहा था, गांव में उस गति से नहीं पहुंच पा रहा था। गंगा प्रसाद को स्वाधीनता संग्राम से सहानुभूति थी, लेकिन उसमें और उसकी पीढ़ी में नौकरी छोड़ने का साहस नहीं था। लेकिन अगली पीढ़ी में जो है ये साहस और आत्मविश्वास भरा पड़ा था। मुंशी शिवनाथ से लेकर ज्वाला प्रसाद, गंगा प्रसाद तक सबके यहाँ भौतिक उन्नयन तो हुआ, लेकिन साथ ही उनका चारित्रिक पतन भी होने लगता है। उनकी छल, छद्म और चालाकियाँ स्पष्ट दिखाई देने लगती है। वे अंत में नवल के यहाँ चौथी पीढ़ी में आकर चारित्रिक उन्नयन में बदलती है। एक मामूली नौकरी से शुरू हुआ परिवार अपनी चौथी पीढ़ी में कहाँ पहुंचा, यह उस पीढ़ी के वर्ग चरित्र एवं नियति की सूचना भी है। उस समय देशवासियों में जिस राष्ट्र चेतना का उदय हो रहा था, वर्मा जी ने नवल के माध्यम से जो है उसी चेतना का चित्रण जो है वो किया है। तो यहाँ इस उपन्यास में सामंतवादी, साम्राज्यवादी, पूंजीवादी जो है उसके पुराने मूल्य को टूटते और नए मूल्यों को बनते हुए दिखाया गया है। समाज, संस्कृति, इतिहास और राजनीति सबको जो हम देख सकते हैं इस उपन्यास में। तो यहाँ जो है पहले बताया गया कि जो छिनकी नाम की नौकरानी होती है उसका संबंध जो है शिवपाल के साथ होता है। उसके घर में नौकरानी से ज़्यादा उसकी हैसियत एक स्वामिनी की लगती है। इसी प्रकार ज्वाला प्रसाद जो है वो पत्नी के रहते हुए लाला प्रभु दयाल की विधवा जयदई से संबंध बनाते हैं। तो ज्वाला प्रसाद जो है पत्नी के रहते दो संबंध जो है, और गंगा प्रसाद जो है उसकी सारी सीमाएं आगे वो लांघ देता है। पत्नी के रहते हुए संतू और मलका से संबंध रखते हैं।
लेकिन सामंतवाद के पतन के साथ जो ये सारी समस्याएं थी वो भी खत्म हो गई और गंगा प्रसाद की जो मृत्यु और बर्बादी के पीछे लेखक ने यही मनोवृत्ति जो है वो दिखाई है। तो श्यामलाल की पत्नी की कथा हिंदू समाज में नारी शोषण की ओर उदाहरण करती है। तो जदई के माध्यम से विधवा समस्या को जो है उद्घाटित किया गया है। विद्या के द्वारा जो है दहेज की समस्या, तो इसमें हमें उस समय के जो है समस्याएं जो थी वो सारी समस्या जो हमें इसमें देखने को मिलती है। ये बहुत ही रोचक उपन्यास है। इसमें हमें 1946 से 1958 के बीच 12 वर्ष के लंबे अरसे में जो है उपन्यास लिखे गए हैं। तो इसमें यहाँ हमें अन्य पात्र भी इस उपन्यास में मिलते हैं। मुख्य पात्रों के अलावा जो ये पात्र हैं वो इसमें हमें वो भी मिलते हैं। तो इन पात्रों को आप एक बार देख लें। तो उपन्यास में चारों पीढ़ियों की अलग अलग व्यवहार, उनके किस प्रकार उनकी मृत्यु, उनका पतन होता है, इन सभी का वर्णन जो है वो इस कथानक में हमें दिखाया गया है। तो यहाँ पर हमें जहाँ शिवपाल से इस कहानी की शुरुआत होती है, फिर ज्वाला प्रसाद, फिर गंगा प्रसाद और फिर उनके बेटे नवल के अंतर्गत आते आते जो कहानी क्या रूप ले लेती है, इसका वर्णन जो हमें भूले बिसरे चित्र में जो है हमें देखने को मिलता है। तो मनुष्य की जो परिस्थितियां हैं वो अलग अलग कैसे इस परिस्थितियों में खुद को डुबा देता है और उन परिस्थितियों से फिर कैसे निकलता है, इन्हीं सब का वर्णन जो हमें उनके उपन्यास में देखने को मिलता है। तो आप सभी को ये उपन्यास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।